दोस्तों नमस्कार। आरएस मुख्य परीक्षा को लेकर के इस वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूँ। और मुख्य परीक्षा की अगर बात करें दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूँ मुख्य परीक्षा एक कला है। और ये कला कैसे है कि आपको आ रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप कैसा लिख पाते हो और परीक्षक आपके उत्तर से कितना संतुष्ट है, वो कितने अंक देता है, ये महत्वपूर्ण है। तो मेरा ऐसा मानना दोस्तों कि आरएस के मुख्य परीक्षा के जितने भी टॉपिक हैं, चाहे वो राजस्थान का हो, चाहे वो भारत की इतिहास, भारतीय कला संस्कृति, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत का भूगोल, या किसी भी टॉपिक से लोक प्रशासन, दर्शन शास्त्र, किसी भी विषय से संबद्ध हो, आपके पास में जितना भी पाठ्यक्रम आपके सामने है उसको 15 शब्दों में, 50 शब्दों में लिख लो। 100 शब्द माना कि आप नहीं लिख सकते हैं, तो 50 शब्द को 100 शब्द में आसानी से आप कर दोगे। मेरा ऐसा मानना है जो तथ्य आ रहे हैं उसको भाव विस्तार देना आसान है, लेकिन बहुत ज़्यादा जान रहे हो तो उसको शॉर्ट में करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और ये हमेशा एक अभ्यासजन्य कार्य है। आप जितना ज़्यादा अभ्यास करोगे उतनी ही अच्छी आपकी भाषा परिष्कृत होती जाएगी, प्रांजल होती जाएगी, टू द पॉइंट आप बात कहोगे, विषय से आप भटकोगे नहीं। तो आरएस मुख्य परीक्षा के लिए जैसे बात करें, आपको कह दिया जाए कुशल नेतृत्व क्या है, तो आप ये सोचोगे कुशल नेतृत्व वह है जिसके अंदर एक अधिकारी अधीनस्थ अधिकारी को इस तरीके से निर्देशित करता है कि वो लीड ले सके, काम को आगे बढ़ा सके। ऐसे नहीं दोस्तों, कोई भी किसी भी विषय के अंदर परिभाषा इस तरीके से दो कि उसमें समग्र तत्व आ जाए। जैसे कुशल नेतृत्व, उसके अंदर आप कह सकते हो कुशल नेतृत्व वह प्रशासकीय और प्रबंध के तकनीक है जिसमें नेतृत्व के द्वारा अपने अनुयायियों को इस तरीके से निर्देशित, नियंत्रित और समन्वित किया जाता है कि वे स्वेच्छा से काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं और अपनी क्षमता का सर्वोत्तम प्रदर्शन करते हैं। अब ये एक ऐसी परिभाषा है दोस्तों, इसमें कोई खंडन नहीं कर सकते। देखो नेतृत्व क्या होता है, लीड करता है, उसके फॉलोअर्स होते हैं, फॉलोअर्स उसके साथ में काम करने के लिए तैयार होते हैं और वो अपना 100% दे देते हैं। तो इस तरीके से नेतृत्व की ये परिभाषा होगी। इसी तरीके से प्रत्यायोजन, प्रत्यायोजन के अंदर क्या होता है दोस्तों कि उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थ को कुछ काम सौंप देता है ना। भाई कार्य में समय की कमी हो सकती है, किसी काम की प्रकृति के बारे में उसको पता नहीं है, तब सौंप सकता है, डेलीगेशन कर दिया जाता है। उच्च अधिकारी के द्वारा अधीनस्थ अधिकारी को डेलीगेशन कर दिया जाता है ना। लेकिन अंतिम जो सत्ता है, जिम्मेदारी जो है वो किसकी बनी रहती है, उच्च अधिकारी की बनी रहती है। अब इसका उत्तर लिखना है, तो हम ये कहेंगे सत्ता का प्रत्यायोजन वह प्रशासनिक सिद्धांत जिसके अंदर उच्च अधिकारी निर्धारित सीमाओं में कुछ कार्य, सत्ता और शक्तियों का स्थानांतरण अधीनस्थ कर्मचारियों को कर देता है, तथापि अंतिम जिम्मेदारी उसकी रहती है। तो ये सारी की सारी आ गई। इसी तरीके से जैसे तुलनात्मक लोक प्रशासन, तुलनात्मक लोक प्रशासन में जैसे मान लो आप फर्स्ट टाइम लिखोगे तो आपका जो उत्तर इस तरीके से होगा कि भाई 2 या अधिक देशों की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उनका जो तुलनात्मक अध्ययन है तो वो तुलनात्मक लोक प्रशासन है। तो ये तो 2 में से 1 नंबर दिलाने वाली बात है। अब आप चाहते हो कि कोई पॉइंट छूटे नहीं, तो फिर आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि 2 या 2 से अधिक देशों की प्रशासनिक व्यवस्था का संरचनात्मक, प्रक्रियागत और व्यवहारगत व्यापक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन ही तुलनात्मक लोक प्रशासन है। कोष्टक में आप दे दोगे जनक रिक्स, है ना। और अच्छा आप इससे उत्तर लिख सकते हो। तो लोक प्रशासन की, प्रबंधन की जो परिभाषा है उसमें सारे तत्व आ जाने चाहिए। जैसा आप कहो कि लोक प्रशासन में आप कह देते हो साहब जो सरकारी प्रशासन है वो लोक प्रशासन है, ये परिभाषा सर्वमान्य नहीं है। आप कह देते हो कि साहब प्रशासन का अर्थ है काम करने का तरीका नहीं है। प्रशासन लास्ट में जैसे आप परिभाषाएं पढ़ते हो किसी भी विषय के अंदर, आप अंत में कहते हो ना कि निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि प्रशासन एक सार्वभौमिक गतिविधि है जिसमें बहुत से व्यक्ति निश्चित उद्देश्य के साथ में मिलजुल करके काम करते हैं, तो वो प्रशासन है। इसमें भी कुछ न कुछ कमी रह गई और आपको जोड़ने की जरूरत है। तो लोक प्रशासन और प्रबंधन की जो जितनी भी परिभाषाएं हैं, 50 परिभाषाएं बनती है लगभग, तो उनको आप लिखो और बार बार लिखो। आपको लगेगा इस बार तो नेतृत्व में ये छूट गया, इस बार निर्णय प्रक्रिया में ये परिभाषा के अंदर ये पॉइंट नहीं आया। तो जितना ज़्यादा लिख करके अभ्यास करोगे उतना ज़्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। अब इसी तरीके से दर्शन शास्त्र के अंदर देखते हैं, तो दर्शन शास्त्र के अंदर जैसे उपयोगितावाद है ना।
आपको पूछ नहीं रहे बेंथम और मिल का उपयोगितावाद, एक तो क्या साथ में अलग सवाल पूछ लेते हैं, जैसे बेंथम का उपयोगितावाद और मिल का उपयोगितावाद अलग लिखना। उन्होंने पूछा ही नहीं, सिर्फ ऊपर इतना लिख दिया उपयोगितावाद। तो वहां पर आप लिखोगे बेंथम और मिल द्वारा प्रतिपादित वह दार्शनिक विचारधारा जो अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम कल्याण की बात करती है। और अच्छा इसको आप रिफाइंड कर सकते हो अगर अभ्यास करोगे। इसी तरीके से सद्गुण है ना, तो पहले तो आप बताओगे सद्गुण विर्च्यू शाब्दिक अर्थ ही है एक्सीलेंस यानी सर्वोत्तम जो होता है, सद्गुण का परिभाषा बताओगे। फिर देखो सद्गुण इसने ये नहीं पूछा कि प्लेटो के अनुसार सद्गुण क्या है, उसने बिल्कुल ये नहीं पूछा कि भाई सुकरात के अनुसार सद्गुण क्या है, या अरस्तु के अनुसार सद्गुण क्या है, प्लेटो के अनुसार सद्गुण क्या है, गांधी जी के अनुसार सद्गुण, बात ही नहीं, सिंपल ऊपर ये कहा है सद्गुण क्या है। तो आप जो सद्गुण की सर्वमान्य परिभाषा है आप ये कहोगे सद्गुण मनुष्य के आचरण की वह श्रेष्ठ अभिव्यक्ति है, मनुष्य के आचरण की वह श्रेष्ठ अभिव्यक्ति है जो उसकी आचरण में अभिव्यक्त होती है ना। जैसे दोस्तों दुर्योधन था, विद्वान बहुत था, रावण बहुत था, ज्ञानी था, लेकिन वो सद्गुण ही नहीं था। क्यों? क्योंकि सैद्धांतिक जानकार था। रावण बहुत विद्वान था, कंस बहुत विद्वान था, दुर्योधन बहुत विद्वान था, लेकिन उनका जो आचरण था वो नहीं था। सिद्धांतिक रूप से वो जानते थे कि सद्गुण क्या है, तो आप ये नहीं कह सकते कि ज्ञान ही सद्गुण है। तो आप क्या कहोगे? तो परिभाषा ऐसी दो जो निष्कर्ष रूप में आता है ना, कि निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है, वो परिभाषा दो। तो सद्गुण मनुष्य के आचरण की वह श्रेष्ठ अभिव्यक्ति है जो उसकी आचरण में व्यवहारिक रूप से है ना, तब आइए जाकर के ये परिभाषा होगी। इसी तरीके से जैसे आपसे पूछ ले कि संकल्प की स्वतंत्रता क्या है, तो दोस्तों संकल्प की स्वतंत्रता में फिलॉसफी में ये माना जाता है कि कोई आदमी है, छोटा बच्चा है ना, अब उससे कोई गलती हो गई तो आप उसको नैतिक रूप से जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते ना, क्योंकि उसको पता ही नहीं है ना। और मेरे सामने कोई छोटा सा बच्चा डूब रहा है ना, और मुझे तैरना नहीं आता तो मैं उसको कैसे बचाऊं, तो आप मुझे नैतिक रूप से जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। तो फिलॉसफी में इसके लिए संकल्प की स्वतंत्रता है। तो संकल्प की स्वतंत्रता क्या कहती है? किसी भी कर्म को करने के लिए या नहीं करने के लिए आप स्वतंत्र है या नहीं है। अब आते हैं अपने मुद्दे पे, संकल्प की स्वतंत्रता। संकल्प की स्वतंत्रता वह दार्शनिक अवधारणा है जिसके अनुसार किसी कर्म को करने अथवा ना करने के लिए मनुष्य स्वतंत्र है और जो उसके नैतिक उत्तरदायित्व का आधार बनती है। तो इस तरीके से दर्शन शास्त्र की भी जितनी परिभाषाएं हैं आप याद करो। पहली बार लिखोगे तो सारी चीज़ें आपके उत्तर में नहीं आएगी, फिर दोबारा प्रैक्टिस करो, फिर और अच्छा प्रैक्टिस करो, अपने किसी शिक्षक को दिखाओ, किसी मित्र को दिखाओ, जो जानकार है उनको दिखाओ। इसी तरीके से दोस्तों समाजशास्त्र की परिभाषाएं, समाजशास्त्र से मुश्किल से 10-15 परिभाषा बनती है। जैसे समाजीकरण क्या है, तो समाजीकरण अब एक फिक्स रख लो आपके, लोक प्रशासन कहे तो कहो लोक प्रशासन की अवधारणा, दर्शन शास्त्र पूछे तो वह दर्शन शास्त्रीय अवधारणा, प्रबंधन की हो तो वह प्रबंध की अवधारणा, दर्शन शास्त्र में हो तो वह दर्शन शास्त्रीय अवधारणा, समाज शास्त्र के अंदर हो तो वह समाज शास्त्रीय अवधारणा। तो संस्कृतिकरण एम श्रीनिवासन द्वारा, पद्मश्री एम श्रीनिवासन द्वारा प्रतिपादित वह अवधारणा है ना, जिसमें निम्न जाति उच्च जाति के विचारों, खान पान, रहन सहन, तौर तरीकों का अनुकरण करते हुए उनसे तादात्म्य स्थापित करती है। इसमें और अच्छा लिख सकते हो आप, है ना। इसी तरीके से जैसे इंदिरा गांधी नहर पूछ ले आपसे, अब इंदिरा गांधी नहर राजस्थान जीके के अंदर आपने बहुत पढ़ रखा है कि साहब इंदिरा गांधी नहर है तो राजस्थान की मरुगंगा कहलाती है, गोविंद वल्लभ पंत ने इसका उद्घाटन किया, आपने ये भी पढ़ रखे हैं। राजस्थान नहर इसका नाम है, इस साल इसका नाम राजस्थान नहर है, इस साल इंदिरा गांधी नहर किया गया। और सिंचित क्षेत्रफल है जो लगभग 17 लाख क्षेत्र इसका सिंचित क्षेत्र है। ये इसकी 7 प्रमुख लिस्टें हैं, 7 प्रमुख लिफ्ट परियोजनाएं हैं इसकी। इसके अलावा आप कह सकते हो मुख्य फीडर इतना है, टोटल लंबाई इतनी है, और प्रॉब्लम इसकी पारिस्थितिकी असंतुलन और सेम की जो समस्या है वो है। इतना ज़्यादा मैटर जानते हो, लेकिन सवाल ये है कि 15 शब्द के अंदर आप कैसे लिखें। तो ये जो दोस्तों जब आप लिख करके अभ्यास करोगे तब आपको पता चलेगा कि क्या लिखना है और क्या छोड़ना है। और जब आप बार बार लिखोगे तो आपका एक पैटर्न बन जाएगा। जैसे इंदिरा गांधी नहर पूछी, अब आप इंदिरा गांधी नहर का पैटर्न आपने डेवलप कर लिया, तो भले ही नर्मदा पूछे वो का वो पैटर्न उसके लिए हो जाएगा। आपने चंबल नदी तैयार की, चंबल नहीं पूछा, बनास पूछ लिया, लेकिन पैटर्न तो आपको वही उत्तर देने का कि प्रमुख नदी, उपनाम ये, कहाँ से उद्गमित, यहाँ से उद्गमित, यहाँ बहती है, प्रमुख बांध ये,
इस तरीके से आप ख़त्म कर सकते हैं। तो एक पैटर्न आप अपना डेवलप करो और उसी पैटर्न से आपको चलना है। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अच्छा लगे और लोगों से शेयर कीजिए। और आप मुझे बताइए दोस्तों कि आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। और बार बार कहता हूं कि मेरा जो ये चैनल है इसको बनाने का पर्पज सिर्फ इतना है कि ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग, ऐसे लोग जो सुविधाओं से वंचित है या जिनके पास में गाइडेंस की कमी नहीं है, जिनके पास में बहुत सारे अभाव है, किसी भी रूप में अभाव हो सकते हैं, उनको लगता है कि हम साधनों की वजह से तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए ये YouTube चैनल बनाया गया है। आप कभी भी प्रतिक्रिया दे करके अपनी जो जिज्ञासा है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके लिए हाजिर हूँ। और मेरे योग्य कोई भी काम हो तो आप प्रतिक्रिया दे करके मुझे ज़रूर बताइए। बहुत बहुत आभार दोस्तों।